हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर नीरज। आप सभी लोगों का इस चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं, उसके लिए डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा सर्च किए जाते हैं। ज़्यादातर स्पेशलिस्ट डॉक्टर, ज़्यादातर आयुष डॉक्टर, होम्योपैथ के डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा सर्च किए जाते हैं। दैट मीन्स कि आज हम लोग चर्चा करेंगे अर्थराइटिस। अर्थराइटिस क्या होता है? अर्थराइटिस पर क्यों, आखिर में ऐसा क्या प्रॉब्लम है अर्थराइटिस का? दोस्तों, आज के समय में अर्थराइटिस बहुत ज़्यादा सीवियरिटी के बहुत तेज़ी से फैल रही है लोगों में। अर्थराइटिस ऐसा नहीं है कि किसी एज ग्रुप में हो रहा है, छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक में अर्थराइटिस देखने को मिलता है। दोस्तों, अर्थराइटिस क्या होता है, इसको हम कैसे समझेंगे, इसके साइन सिम्टम्स क्या होते हैं और इसमें क्या-क्या इन्वेस्टिगेशन कराया जाएगा। ये सब दोस्तों वीडियो बहुत ध्यान से देखें, एक-एक पहलुओं को समझें। यदि कोई भी इन्वेस्टिगेशन मिस हो गया, तो आप उसको डायग्नोस नहीं कर पाएँगे। तो दोस्तों, अर्थराइटिस क्या होता है? अर्थराइटिस, अर्थ में जॉइंट्स, आइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन। दैट मीन्स जॉइंट्स में किसी भी प्रकार का इन्फ्लामेशन होता है, उसको हम अर्थराइटिस कहते हैं। अर्थराइटिस में जो है स्वेलिंग है, उसमें र्यूमर, ड्यूमर, कॉलर, डॉलर, ये सब के साइन आते हैं। दैट मीन्स स्वेलिंग आती है, स्टिफनेस आता है, इन्फ्लामेटरी साइन है दैट मीन्स। और दैट मीन्स कि अब हम ये समझते हैं कि पहले अर्थराइटिस कितने प्रकार की होती है। अर्थराइटिस सबसे पहले जो हम लोग चर्चा करेंगे, हम चर्चा करेंगे रूमेटॉइड अर्थराइटिस पर, और उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस पर। कभी-कभी अर्थराइटिस बहुत केवल छोटे जॉइंट्स में भी रहती है, तो दैट मीन्स गाउटी अर्थराइटिस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आइए पहले आपने समझा कि अर्थराइटिस में स्वेलिंग होती है, पेन होता है, टेंडरनेस होता है, इन्फ्लामेटरी साइन दैट मीन्स। तो इसमें हम किस बेस पर डिवाइड करते हैं कि कौन सा ऑस्टियोआर्थराइटिस है, कौन सा रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, कौन सा गाउटी अर्थराइटिस है, कौन सा सोरियाटिक अर्थराइटिस है। तो थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री आप समझ लें। रूमेटॉइड अर्थराइटिस सबसे ज़्यादा जो वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है इसका, सबसे ज़्यादा फैलने वाली अर्थराइटिस है रूमेटॉइड अर्थराइटिस। रूमेटॉइड अर्थराइटिस में क्या क्या साइन सिम्टम्स होते हैं? रूमेटॉइड अर्थराइटिस में जॉइंट में पूरा इन्फ्लामेशन हो जाता है। दैट मीन्स स्वेलिंग होने लगती है, रेडनेस होने लगती है, पेन होता है, स्टिफनेस होता है, व्यक्ति को चलने में बहुत समस्या रहती है। जॉइंट्स का इन्फ्लामेशन इस तरीके से होता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस में, सबसे पहले छोटे जॉइंट्स को अटैच करता है। दैट मीन्स पीआईपी जॉइंट्स, प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंशियल जॉइंट्स, यहाँ से स्टार्ट होता है। और ये डिस्टल जॉइंट्स, दैट मीन्स ये कार्पल जॉइंट्स एंड टार्सल जॉइंट, बोथ हाथ के इसी जॉइंट्स से लेकर पैरों के जॉइंट्स में सभी प्रकार के छोटे जॉइंट्स स्टार्ट होते होते बड़े जॉइंटों में फैल जाता है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस इस प्रकार का अर्थराइटिस है, ये किसी एज ग्रुप में नहीं होता, ये किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है। दैट मीन्स बहुत ही डेंजरस है ये, और इतनी तेजी से फैल रहा है कि कम से कम 15 मिलियंस लोग इससे प्रभावित हैं। सो दोस्तों, अब इसका हम कैसे समझेंगे कि ये कौन से अर्थराइटिस है? इसके डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर हम इसको समझेंगे। जो पिक्चर लगी है इसके आधार पर आप समझ पाएंगे कि जो रेड एरिया दिख रहा है ये सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन का एरिया है। दैट मीन्स पहले ये छोटे छोटे ज्वाइंट्स में स्टार्ट होता है और देन बड़े ज्वाइंट्स में ये कवर कर लेता है। तो छोटे ज्वाइंट्स में पेन स्टार्ट होता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस में, और लाइक पहले इसमें इन सब जॉइंटों में दर्द होना शुरू हुआ, फिर रिस्ट में पेन स्टार्ट हुआ, फिर एल्बो में स्टार्ट हुआ, फिर शोल्डर में स्टार्ट हो गया, देन आपके घुटनों में स्टार्ट हो गया, फिर नीचे उंगलियों में स्टार्ट हो गया। दैट मीन्स ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, जो कि इतना ज़्यादा पैटर्न है इसका। और रूमेटॉइड अर्थराइटिस की एक स्पेशलिटी है कि सिमेट्रिकल पैटर्न में है। दैट मीन्स आपका यदि मान लीजिए दाहिना घुटने में दर्द है, तो कुछ समय के पश्चात बाएं घुटने में भी दर्द होने लगेगा। दिस इज ए सिमेट्रिकल पैटर्न। पैटर्न के बारे में भी आपको बताया जाएगा। तो इसके कॉजेटिव फैक्टर्स क्या क्या है? रूमेटॉइड अर्थराइटिस किन लोगों को ज़्यादा होता है? ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, उन लोगों को रूमेटॉइड अर्थराइटिस बहुत ज़्यादा होता है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस के कुछ ऐसे लोग जो फेमिलियर हिस्ट्री से सफ़र कर रहे हैं, दैट मीन्स उनके फैमिली में किसी प्रकार का जेनेटिक डिफॉर्मिटी है या इस तरह की समस्याएं हैं, तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस। और ऐसे लोग जो जो लोग डायबिटीज़ से पेशेंट हैं, उन लोग को भी दिक्कत है। ओबेसिटी, ऐसे पर्सन जो बहुत ज़्यादा मोटे हैं, स्ट्रेसफुल लाइफ, ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ से सफ़र करते हैं, इन लोग को भी रूमेटॉइड अर्थराइटिस होने के चांस रहते हैं। रूमेटॉइड अर्थराइटिस के बहुत कीनोट सिम्टम्स को कैसे समझेंगे? जैसे अर्थराइटिस, सभी प्रकार का अर्थराइटिस में आपको जॉइंट में इन्फ्लामेशन मिलेगा, बट रूमेटॉइड अर्थराइटिस का जो इन्फ्लामेशन होता है, मेनली ये मॉर्निंग एग्रीवेशन होता है। दैट मीन्स सुबह में बहुत ज़्यादा स्टिफनेस रहेंगे,
सभी जॉइंट्स जो है मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा एग्रेवेट करेंगे, इतना ज़्यादा पेन रहती है कि व्यक्ति को फीवर भी आने लगता है, पेशेंट फीवर से सफ़र करने लगता है, कहेगा वो पेशेंट की डॉक्टर साहब प्रतिदिन फीवर आ रहा है, समझ रहे हैं? तो ऐसा नहीं है कि उसको फीवर की किसी प्रकार का डिसऑर्डर आ रहा है, वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस की वजह से उसको फीवर आ रहा है। तो दोस्तों जो जो पॉजिटिव फैक्टर्स बताएंगे यदि इसको आप कम कर ले रहे हैं तो भी रूमेटॉइड आर्थराइटिस के चांस कम हो जाएंगे। रूमेटॉइड आर्थराइटिस पे जितने भी आर्थराइटिस है सबकी डायग्नोसिस जो है ऑन द बेसिस आप जो है जो भी केमिकल एनालिसिस हम लोग कराते हैं उसके आधार पे होती है। तो दोस्तों यदि हम अच्छी जांच करा ले रहे हैं तो भी हम इसको बहुत आसानी से डायग्नोस कर लेंगे और इसका ट्रीटमेंट भी कर लेंगे। फर्स्टली कि हमने रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में जाना और इसको ये समझे कि इसमें कौन कौन सी जांच कराते हैं। तो इसमें सबसे पहले कि ब्लड का इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, दैट में हेमाटोलॉजी पूरी कराएंगे, सीबीसी विथ ईएसआर कराएंगे। देन उसके बाद आरए फैक्टर दैट मीन्स रूमेटॉइड आर्थराइटिस फैक्टर को जरूर कंसीडर करेंगे। इसके अतिरिक्त सीआरपी सी रिएक्टिव प्रोटीन्स की हम जांच कराएंगे, एएनए की जांच कराएंगे, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी, दैट मीन्स कि ये जो आपका रूमेटॉइड आर्थराइटिस है ये एक प्रकार का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, दैट मीन्स कि अपनी ही सेल्स अपने सेल्स को डैमेज करने लगे, दैट मीन्स ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। इसलिए हम जो है एएनए की जांच कराएंगे, साथ ही साथ एंटी सीसीपी कराएंगे। कभी कभी ये देखने को मिलता है किसी प्रकार का विटामिन डिफिशियंसी फैक्टर हावी होता है, किसी प्रकार का कैल्शियम फैक्टर्स हावी रहता है, ऐसे केस में हम सीरम कैल्शियम की भी जांच कराएंगे और साथ ही साथ विटामिन डी3 की भी जांच कराएंगे। तो दोस्तों ये जो है मेन जांचें हैं जो कि जिससे हम एनालिसिस कर लेंगे, जिससे हम डायग्नोस कर पाएंगे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस है पेशेंट को कि नहीं है। और साथ ही साथ जो हमने आपको इमेज दिखाई थी डिस्ट्रीब्यूशन एरिया के बारे में जो हमने बताया था उसके आधार पर भी हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस डायग्नोस करेंगे। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के आगे हम चलते हैं। यदि आर्थराइटिस किसी को केवल छोटे जॉइंट्स में रहती है, बड़े जॉइंट्स को इन्फ्लेम नहीं करती, लाइक दिस इज ए जॉइंट इन्फ्लामेशन ओनली फॉर स्मॉल जॉइंट्स, तो इस तरह के जॉइंट्स को हम गाउटी अर्थराइटिस बोलते हैं। दैट मीन्स ओनली यदि इन छोटे छोटे जॉइंटों में इन्फ्लामेशन होता है, इन जॉइंटों से होते हुए हमें मैक्सिमम रिस्ट जॉइंट तक, और कभी कभी दैट मीन्स इसमें सीरम यूरिक एसिड का कंटेंट ज़्यादा बढ़ जाते हैं और जिसकी वजह से हमें इसमें बहुत ज़्यादा अकड़न और दर्द होने लगता है। इस प्रकार का जो अर्थराइटिस होता है इसको हम बोलते हैं यूरिक एसिड अर्थराइटिस, आइदर गाउटी अर्थराइटिस, गाउट इसको हम कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा जॉइंटों में नहीं इन्फ्लेम करता है, दैट मीन्स ये ज़्यादा से ज़्यादा आपका रिस्ट जॉइंट्स, ये आपका फेलेंजियल जॉइंट्स इसमें इन सबों में, और आपका जो है नीचे दैट मीन्स सोल में पेन होने लगता है, एड़ियों के पास जो है एंकल रीजन को प्रभावित करता है गाउट। तो ऐसे केस में हम सीरम यूरिक एसिड की जांच कराते हैं। दोस्तों यदि हम जांच सही कर ले रहे हैं तो हम डायग्नोस सही कर पाएंगे और डिस्ट्रीब्यूशन एरिया आपको ये बताएगा कि कौन सी अर्थराइटिस हो रही है। आपने ये देखा दो प्रकार के अर्थराइटिस के बारे में। जो जो सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं अर्थराइटिस में वो बुजुर्ग लोग सफ़र करते हैं, दैट मीन्स ऐसे अर्थराइटिस जो बुजुर्गों को होती है, एक एज ग्रुप पे होती है, दैट मीन्स 40+ या आप कहिए 50+, इस प्रकार के अर्थराइटिस को हम बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो आज ज़्यादा फोकस हम लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस बुजुर्ग लोगों पे ज़्यादा फोकस रहेगा क्योंकि वो लोग अर्थराइटिस से ज़्यादा सफ़र करते हैं। यंग लोगों में तो फिर भी विटामिन काफ़ी पर्याप्त रहते हैं, दैट में विटामिन डी वगैरह रहते हैं जिसकी वजह से बोन्स में बहुत दर्द नहीं आता है। लेकिन जो ओल्डर एज ग्रुप है सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं क्योंकि ये एक प्रकार का जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस इज ए क्रॉनिक प्रोग्रेसिव डिजेनरेटिव डिजीजेस, ये समय के साथ प्रोग्रेस होता रहता है। इसमें क्या होता है किसी प्रकार का टेंडन में प्रॉब्लम आने लगती है, जो भी जो हमारे आर्टिकुलर टेंडन आर्टिकुलर जो टेंडन होते हैं एक दूसरे बोन्स को अटैच किए रहते हैं, और उसमें जब हमारा एज बढ़ता है तो धीरे धीरे उसमें क्या है प्रॉब्लम आने लगती है, दैट मीन्स कि ये टेंडन में रगड़ खाने लगते हैं, घिसने लगती है, दैट मीन्स बोन एक दूसरे के साथ रगड़ खाने लगती है। इस प्रकार के जो अर्थराइटिस साइन दिखते हैं वो ऑस्टियोआर्थराइटिस में होते हैं। जैसे आपने अभी समझा कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस क्या होता है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस में साइनोवियल फ्लूइड में डिफॉर्मिटी होती है एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस में बोन्स की डिफॉर्मिटी होने लगती है, दैट मीन्स कि इसमें इन्फ्लामेटरी साइंस इतने प्रोमिनेंट नहीं होते हैं।
ऑस्टियोआर्थराइटिस एक एज गोइंग प्रोसीजर है और इसमें इन्फ्लामेटरी साइंस होते हैं। ऐसा नहीं है कि बोन्स में दर्द नहीं रहेगा, बोन्स में दैट मीन्स स्टिफनेस, पेन, स्वेलिंग ये सब रहेगा, दैट मीन मूवमेंट में प्रॉब्लम ये सब रहेगा। बट ये एक प्रकार का बोन डिफॉर्मिटी इसमें रहती है, दैट मीन्स कि बोन के डिग्रेडेशन से, रगड़ से प्रॉब्लम आने लगती है। साइनोवियल फ्लूइड की डिफॉर्मिटी से नहीं होता है, दैट मीन टेंडन की प्रॉब्लम से इसमें प्रॉब्लम आती है। सो दोस्तों, इसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में और थोड़ा सा समझें कि इसमें और क्या क्या चीज़ें आती हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस आपने समझा कि ज़्यादातर एज गोइंग है। इसमें जैसे एक समस्या आती है ऑस्टियोआर्थराइटिस में, ऑस्टियोआर्थराइटिस को मैनेज करने से पहले थोड़ा सा इसके साइन सिम्टम्स को और क्लेरिफाई करते हैं। जैसे आपने समझा कि इसमें स्टिफनेस रहती है, स्वेलिंग, पेन ये सब रहता है। इसके साथ ही साथ इसमें जो है वेट को बियर करने में प्रॉब्लम आती है, वेट बियर की बड़ी समस्या रहती है, क्योंकि इस एज के, इस उम्र के लोगों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ये रहती है कि मसल्स वीक हो जाती है, मसल डिफॉर्मिटी, दैट मीन्स हार्मस्ट्रिंग्स मसल्स जो होती है इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। इसके साथ साथ इसमें जो है एसीएल टीयर के बारे में आपने सुना होगा, लिगामेंट्स में इंजरी हो जाती है जब, तो भी इस तरह की ऑस्टियोआर्थराइटिस की एक प्रॉब्लम है। ज़्यादातर ये सर्जिकल डिसऑर्डर माना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। एसीएल टीयर होता है कि क्या होता है कि क्रूसिएट लिगामेंट जो हमारे होते हैं, जो कि ज्वाइंट किए रहते हैं हमारे जो फीमर्स को नीचे दूसरी बोन्स से, ऑस्टियोआर्थराइटिस में एसीएल टीयर देखने को मिलता है। दैट मीन्स एसीएल टीयर क्या होता है, एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट जो होते हैं अटैच होते हैं टू टिबिया, सिन बोन से, जिससे क्या होता है कि ये एक दूसरे से अटैचमेंट यदि किसी प्रकार से ब्रेक हो जाए इस लिगामेंट का, तो इस कंप्लेंट्स को हम बोलते हैं एसीएल टीयर। बहुत ज़्यादा ये दिखाई देता है ड्यू टू किसी प्रकार की इंजरी की वजह से। ऑस्टियोआर्थराइटिस में एसीएल टीयर के बाद एक और बड़ी समस्या आती है जिसको बोलते हैं बकलिंग। बकलिंग क्या होता है, नी एकदम बाहर की तरफ आ जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी हो जाती है, चलने में बहुत दिक्कत आने लगती है। ज़्यादातर ये सब की पूरा डिस्क्रिप्शन आपको डिस्क्रिप्शन लिस्ट में मिल जाएगा। इसके अलावा इसमें एक बहुत डिफॉर्मिटी शोन होती है, जैसे फिक्स फ्लैक्सन डिफॉर्मिटी। आपका घुटना एकदम फिक्स हो जाएगा, फ्लैक्स नहीं कर पाए, पूरा फैल नहीं पाता है। इस प्रकार की डिफॉर्मिटी जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस में शो होती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में यदि इसका डिस्ट्रीब्यूशन एरिया को आप देखें तो बहुत ज़्यादा ये मतलब फैले रहते हैं, दैट मीन जितने भी जॉइंट्स इन्फ्लेम होते हैं इसमें, जैसे सर्वाइकल स्पाइन भी इसमें अटैच होती है, शोल्डर जॉइंट्स में इसका इन्फ्लामेशन होता है। डिस्ट्रीब्यूशन इसका बहुत दैट मीन्स कि जिस हिसाब से एज ग्रुप होती है उस हिसाब से इसका डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ता है। बकलिंग के अतिरिक्त आपको इसमें फिक्स फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी के अतिरिक्त जेनिवेरम, जेनिवेल्कम के बारे में भी जानकारी मिलेगी। दोस्तों, ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में आपने समझा। अब जैसे कुछ अर्थराइटिस इस प्रकार के होते हैं, जैसे वो केवल पार्टिकुलर कुछ जोन पर इन्फ्लेम करते हैं। जैसे इसमें से एक अर्थराइटिस होता है, दैट मीन्स एनकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस। इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन एरिया है ये बहुत ज़्यादा बैकबोन पर असर करता है। इस व्यक्ति को हमेशा जो है बैकबोन में पेन रहेगा, साथ ही साथ जो है मतलब इसका सिमेट्रिकल पैटर्न नहीं होगा, दैट मीन्स कि बैकबोन के अतिरिक्त यदि मान लीजिए शोल्डर पे अटैच करता है, शोल्डर में भी ये अर्थराइटिस पेन कर रहा है, तो दैट मीन्स जस्ट अपोजिट, जब शोल्डर में किया तो पैरों में होगा, यदि राइट शोल्डर में किया तो लेफ्ट पैर के घुटने में ये आ सकता है। दिस इज ए एसिमेट्रिकल पैटर्न। तो एनकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस यदि होता है तो उसमें भी इन्फ्लामेटरी साइंस सभी प्रेजेंट रहेंगे, बहुत ज़्यादा स्टिफनेस रहेगी, खड़े होने में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, बैक बोन में बहुत पेन रहता है। ये सब एनकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस के साइन सिम्टम्स हैं। यदि इसकी हमको जांच कराना है तो HLA-B27 की जांच हम इसमें कराते हैं। ज़्यादातर जॉइंट्स के इन्फ्लामेशन के बारे में आपने दोस्तों समझा, ऑस्टियोआर्थराइटिस को जाना आपने, गाउटी अर्थराइटिस को जाना आपने, रूमेटॉइड अर्थराइटिस को समझा आपने। अर्थराइटिस को हम कैसे मैनेज करें, कैसे हम ठीक कर सकते हैं, तो इसमें एक बहुत बड़ा साइन सिम्टम्स को कम करने का बहुत बड़ा फैक्टर्स है। यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन एक्सरसाइज कर रहा है तो उसके, जैसे गाउटी अर्थराइटिस उसका ऑलरेडी कम हो जाएगा एक्सरसाइज करने वाले व्यक्ति का, प्रतिदिन वो वॉकिंग करता है, तो दैट मीन्स जितनी भी वॉकिंग, जॉगिंग, जितने भी एक्सरसाइज फैक्टर्स हैं ये सब अर्थराइटिस के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ओनली यदि किसी भी व्यक्ति को अर्थराइटिस पकड़ लिया तो केवल हम
मतलब एक्सरसाइज या इन सब के माध्यम से, ओनली फिजियोथेरेपी के माध्यम से हम हर चीज़ ठीक नहीं कर सकते। दैट मीन्स हमको मेडिसिन भी लेनी होगी, और जो मेडिसिन इसमें दी जाती है वो केवल यदि आप वीडियो देख रहे हैं या कोई भी मान लीजिए जो भी डॉक्टर्स इसको देख रहे हैं, ओनली मेडिसिन के आधार पर, मतलब जो बताई जा रही है उसके आधार पे इसको आप एनालिसिस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सामान्य आदमी को हर प्रकार की दवाइयों के बारे में जानकारी नहीं होती। तो दोस्तों आपको यही राय दी जाएगी कि आप किसी भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर से, होम्योपैथ के डॉक्टरों से ज़रूर राय लें, तभी इस मेडिसिन को प्रयोग करें। आइए समझते हैं कि हम इसको कैसे ठीक कर पाएंगे, किस तरह की मेडिसिन हम प्रयोग करें जिससे हम अर्थराइटिस को कम कर सकते हैं। अर्थराइटिस में दोस्तों ऐसा नहीं है कि जितनी अर्थराइटिस आपको बताई गई है इतनी ही अर्थराइटिस होती है। यदि कभी कभी बहुत से लोगों में ऐसे दिखाई देता है कि उनको किसी प्रकार की अर्थराइटिस नहीं थी, बट किसी प्रकार की ट्रॉमेटिक इंजरी हुई, किसी प्रकार का चोट लगा, तो उनको वो एक प्रकार के ऑस्टियोआर्थराइटिस में या रूमेटॉइड अर्थराइटिस में वो कन्वर्ट हो गई, ऐसा भी दिखाई देता है। तो उसके साइन सिम्टम्स के आधार पे, उसकी सिवियरिटी के आधार पे और उसके कॉम्प्लिकेशंस के आधार पर, उसके कॉस्टिव फैक्टर्स के आधार पर हम जो है इसकी एनालिसिस करते हैं। कंप्लीट डायग्नोसिस किया जाता है, जो भी आप टेस्ट करा रहे हैं सब कुछ कराने के बाद देन तब मेडिसिन आप डिसाइड कर पाएंगे। जैसे अब इसमें हम कुछ मेडिसिन के बारे में आपको बताएंगे, वो मेडिसिन आप प्रयोग कर सकते हैं जो कि जनरली अर्थराइटिस में दी जाती है। तो इसमें फर्स्ट मेडिसिन, जैसे जॉइंट में हमको इन्फ्लामेशन किसी छोटे जॉइंटों में हो रहा है, जैसे मान लीजिए इस तरह की जॉइंटों में इन्फ्लामेशन होता है, इसको आपको वीडियो में ऑलरेडी बताया गया है कि दिस इज ए गाउटी अर्थराइटिस। इसमें यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाती है जिसकी वजह से इसमें क्रैम्प और इसमें बहुत ज़्यादा अकड़न रहती है। सो फर्स्ट मेडिसिन इसमें हम प्रयोग करेंगे, जैसे यदि इसमें बहुत ज़्यादा अकड़न है तो हम बेंजोइक एसिड प्रयोग करेंगे। बेंजोइक एसिड 200 पोटेंसी प्रयोग करिए दिन भर में 3 से 4 बार। अब इन जॉइंटों के अतिरिक्त यदि हमको रिस्ट में भी पेन आने लग रहा है, दैट मीन्स ऐसे केसेस में हम जो है एक्टिया स्पाइकेटा प्रयोग करेंगे, वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन फॉर अर्थराइटिस। यदि हमने किसी प्रकार की जांच करा ली है, जांच कराने के बाद यदि कंफर्म हो रहा है वो एक अर्थराइटिस है, चाहे वो रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, दैट मीन्स एनुअल फ्लूइड में इन्फ्लामेशन किसी प्रकार का हो रहा है, चाहे वो ऑस्टियोआर्थराइटिस है, दैट मीन्स बोनी डिफॉर्मिटीज हो रही है। तो जब हम डायग्नोसिस करा लिए हैं उस बेस पे यदि अर्थराइटिस कंफर्म है तो उसके आधार पे हम कुछ दवाइयाँ फाइनल करते हैं। दैट मीन्स हमारे यहाँ ग्वाइकम क्यू मदर टिंचर प्रयोग की जाती है एंड गलथेरिया मदर टिंचर प्रयोग की जाती है। 20-20 बूंद 3 बार आप प्रयोग करें, दिस इज अ गुड मेडिसिन फॉर अर्थराइटिस। इसके साथ दोस्तों कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन प्रयोग की जाती है ऑन द साइन एंड सिम्टम्स के आधार पर। लाइक यदि किसी को ओनली स्मॉल जॉइंट्स के आधार पर, जैसे पेन का नेचर, यदि किसी को केवल मान लीजिए सोल में पेन है, नीचे एंकल रीजन में पेन है, सोल से होते हुए एंकल रीजन में पेन है, नीचे से दर्द, और वो पेन नीचे से ऊपर आ रहा है, पेन अपवर्ड ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ऐसे केसेस में हम लीडम प्रयोग करते हैं, लीडम 200 पोटेंसी। इसमें दोस्तों यदि हमने आपको बताया कि एसीएल टीयर के बारे में बताया, यदि किसी प्रकार की इंजरी होती है, जैसे कोई व्यक्ति कोई गेम्स खेल रहा है और उसको उसका एसीएल ब्रेक हो गया, तो ऐसे केसेस में हमारे पास जो मेडिसिन होती है वो बहुत ही अच्छी मेडिसिन होती है, दैट मीन्स गेटिसबर्ग वाटर। ये आप जो है 6 ड्रॉप जो है टंग पर डायरेक्ट दिन भर में 3 से 4 बार प्रयोग करें। इसके अलावा यदि पेन ड्यू टू इंजरी से ही हो रहा है तो हमारे पास आर्निका वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन, आर्निका 200 पोटेंसी दिन भर में 3 से 4 बार प्रयोग कर सकते हैं, या इसकी पोटेंसी को आप बढ़ा भी सकते हैं यदि सीवियरिटी ऐसी है तो। टेंडन के अलावा यदि मान लीजिए जो भी हमको इंजरी हुई, चोट लगी और उसकी हीलिंग नहीं हो पा रही, ऐसे केसेस में हम जो मेडिसिन प्रयोग करें दैट मीन्स सिम्फाइटम 200 पोटेंसी हम प्रयोग करें दिन भर में 3 से 4 बार। इसके अलावा दोस्तों यदि पेन का नेचर इस प्रकार से हो रहा है कि पेन ऊपर से नीचे तक जा रहा है पूरा, चाहे बोनी ऑफिस में आ रहा हो, कहीं भी पेन, इतना दर्द इतना ज़्यादा है अर्थराइटिस में कि पेन पूरा ऊपर से नीचे तक प्रोसीड हो जा रहा है, तो ऐसे केस में हम काल्मिया लैटिफोलिया मेडिसिन प्रयोग करेंगे। तो आप देखा दोस्तों अलग अलग प्रकार की मेडिसिन प्रयोग की जाती हैं अलग अलग कॉम्प्लिकेशंस के आधार पे, नॉट ओनली डायग्नोसिस के आधार पे। यदि आपने कुछ बनाया लेकिन फिर भी उसके साइन सिम्टम्स ऐसे आ रहे हैं तो उसके आधार पे हम प्रयोग करेंगे। दोस्तों आशा करते हैं कि आप जो भी ये चीज़ें देख रहे हैं, समझ रहे हैं,
उसको एनालिसिस करेंगे। और चैनल पे नए हैं तो ज़रूर चैनल सब्सक्राइब कर लें। यदि आपको वीडियो देखकर समझने में कोई समस्या आ रही है किसी प्रकार की, तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी बातों को ज़रूर रखें, आवश्यकता के आधार पे रिप्लाई किया जाएगा। थैंक यू सो मच।